तो चलो सेकंड पेपर पढ़ाने के लिए उसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए डिफरेंशियल पढ़ना ज़रूरी है, डिफरेंशियल पढ़ने के लिए लिमिट पढ़ना ज़रूरी, ठीक है। तो सबसे पहले जिसकी ज़रूरत है उसमें डिफरेंशियल में लिमिट, उस लिमिट के फार्मूले बताते हैं, फिर डिफरेंशियल के फार्मूले बताते हैं, फिर इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे ताकि कोई चीज़ समझने में आपको दिक्कत न जाए, ठीक है। इसलिए 2-3 दिन टाइम लग जाएगा थोड़ा बेस कवर करवाने में, ठीक है। चलो देखो आगे, हमारा मकसद है 7 चैप्टर पढ़ाना। 7 चैप्टर शुरुआत है सेकंड पेपर की, है ना। और उसमें जानने के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल जानना ज़रूरी है, डिफरेंशियल को जानने के लिए लिमिट जानना ज़रूरी है। तो लिमिट के कुछ फार्मूले देखते हैं जो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो ये देखो, प्रूव दैट, जो फार्मूले की ज़रूरत है 12th क्लास में उनको देखते रहे, है ना। प्रूव दैट लिमिट, जैसे आप ये पढ़े हो कि लिमिट s टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s माइनस 3, इस टाइप का जब लिमिट रहता था क्वेश्चन, प्रूव दैट क्वेश्चन अभी बता रहे हैं थोड़ा सा बेसिक। तो लिमिट s टेंड टू 3, इसको क्या लिख सकते हैं, s का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन s माइनस 3, और लिमिट s टेंडेड टू 3 s माइनस 3 s प्लस 3 अपॉन s माइनस 3, s माइनस 3 कैंसिल, फिर लिमिट s टेंड टू 3 तो s प्लस 3, s के स्थान पे 3 रख दो तो 3 या 3 क्या हो गया 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। पढ़े होगे इस टाइप क्वेश्चन कि नहीं। अब इसी को एक फार्मूला से बताए थे आपको कि लिमिट s टेंड टू a, s की पावर n, a की पावर n अपॉन s माइनस a इज इक्वल टू n, a की पावर n माइनस 1 होता है। तो जब ये फार्मूला लगा देंगे तो लिमिट s टेंड टू 3, s की पावर क्या है 2 और 3 की पावर 2 अपॉन s माइनस 3, तो इस फार्मूले से क्या होगा, n का काम 2 कर रहा है तो 2 और a का काम 3, तो 2 और 3 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 ये क्या होगा 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 तो क्या हो गया 6। तो यहाँ भी देखो 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया फार्मूला से भी, ठीक है। एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड है r। अब फिर क्या है, लिमिट s टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, तो इसी को लिख सकते हो आप लिमिट s टेंड टू 3 अब प्लस 3 प्लस h, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 0, जैसे s टेंड टू 3 प्लस h, तो s टेंड टू 3 है तो 3 रख दो, तो 3 टेंड टू 3 प्लस h, इसी को 3 प्लस h टेंड टू 3 भी कह सकते हैं, इसी को s टेंड टू 3 माइनस 3 कह सकते हैं, तो s टेंड टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला था 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 कट गया तो h आ गया, और ये क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 अपॉन h, 9 से 9 कट गया, तो लिमिट क्या होगा h टेंड टू 0 6h ना 6h है, ये 6h प्लस h स्क्वायर, तो 6h प्लस h स्क्वायर अपॉन h, और लिमिट h टेंड टू 0, तो h कॉमन लेंगे तो 6 प्लस h अपॉन h, तो h कैंसिल हो गया, तो क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 6 प्लस h, h के स्थान पे 0 रख दो तो क्या आ गया 6। ये तीसरा तरीका हो गया। ये क्या होगा फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या होगा फार्मूला, ये क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और तरीका है कि जैसे मान लो लिमिट x टेंड टू 3 है और x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s माइनस 3, तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर दो, तो s स्क्वायर माइनस 9 अपॉन डी एक्स क्या होगा s माइनस 3, तो ये क्या होगा लिमिट s टेंड टू 3, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, 9 का डिफरेंशियल 0, s का डिफरेंशियल 1 3 का 0, तो क्या आ गया यहाँ लिमिट s टेंड टू 3, ये 2x आ गया, और s के स्थान पे क्या लिख दो 3, तो ये आ गया 6, ठीक है। तो इतने तरीके हैं, इसको बोलते हैं यल हॉस्पिटल रूल, इसको बोलते हैं यल हॉस्पिटल रूल। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर दो और फिर उसमें लिमिट रख दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये फार्मूला है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो फाइंड द वैल्यू, आप थोड़ा जानकारी के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ
ठीक है। ये पहले लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर यहाँ लिख लो सेकंड मेथड, यहाँ लिखो फिर सेकंड मेथड, फिर यहाँ लिख दो थर्ड मेथड, ये आंसर आ गया। तो यहाँ लिखना थर्ड मेथड, यहाँ लिखना फोर्थ मेथड, तो इसको लिख लो, फिर आगे फार्मूले बताते हैं। देखो पहला फार्मूला लिमिट का ये है, लिमिट प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू या n टेंड लिख लो, n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपान n की पावर n इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे देखो e की वैल्यू क्या होती है, 1 + 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 अपान 4 का फैक्टोरियल, 1 अपान 5 का फैक्टोरियल, डैश डैश इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू होती है e। इसकी वैल्यू क्या होती है, e इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज। और यदि ये भी कहाँ से आता है, तो एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड, e की पावर s इज इक्वल टू 1 + s की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, s की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल, डैश डैश। तो s के स्थान पे क्या रख दो 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल, डैश डैश। तो e की पावर 1 तो ये ना होगा, तो 1 + 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 अपान 2, 1 का स्क्वायर करो तब भी 1 रहेगा, 1 का क्यूब करो तब भी 1 रहेगा, तो 1 की पावर 4 तब भी 1 रहेगा। तो ये हो गया e की वैल्यू आ गई। तो ये e जो डायरेक्ट हम ये लिख दिए थे, तो ये इस फार्मूले की मदद से आता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि आप उसमें पिछले साल पढ़े थे 7 चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम तक कल क्वेश्चन आपसे पूछा था NCR, तो NPR का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपान n - r का फैक्टोरियल, और NCR का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फार्मूला है, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। हाँ अच्छा, तो ये फार्मूला है, पर इस फार्मूले का यूज अब बाइनोमियल थ्योरम हो, जैसे मान लो s + a की पावर क्या है, n है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले NC0 s की पावर इन दोनों का डिफरेंस n - 0 और a की पावर क्या लिखोगे 0, ठीक है। फिर क्या होता है अगला टर्म NC1, अब फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस n - 1 और a की पावर क्या होगा, यहाँ से n से जो सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो a1 से सब्ट्रैक्ट हुआ 1, तो a की पावर 1। फिर क्या होगा NC2 s की पावर n - 2, a की पावर 2, NC3 s की पावर n - 3, a की पावर 3। इस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम का स्पेंड होता है, ठीक है। तब यहाँ पे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब ये फार्मूला लगाते हैं यही वाला, ये वाला, तो क्या लिखेंगे पहले NC0 फर्स्ट टर्म के स्थान पे क्या, s के स्थान पे यहाँ 1 है, तो 1 की पावर क्या लिखेंगे n - 0, और सेकंड टर्म में यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 1 अपान n, तो 1 अपान n की पावर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे NC1 1 की पावर n - 1 और 1 अपान n की पावर 1। फिर क्या लिखेंगे NC2 1 की पावर n - 2 और 1 अपान n की पावर 2। फिर NC3 और 1 की पावर n - 3। फिर क्या लिखेंगे 1 अपान n की पावर 3 डैश डैश, ऐसे। अब देखो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी, एन सी जीरो की वैल्यू एन सी आर का फार्मूला लगाओगे तो एन का फैक्टोरियल फिर नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो एन सी जीरो है तो क्या लिख दोगे एन का फैक्टोरियल, और फिर क्या लिखोगे जीरो का फैक्टोरियल एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल। वन की पावर कुछ भी हो तो वन ही लिख देंगे, वन की पावर कुछ भी हो। और किसी भी टर्म की पावर जीरो हो तब भी वन लिखते हैं कि नहीं, किसी भी टर्म की पावर जीरो हो तो वन। अब एन सी वन तो एन सी वन तो एन का फैक्टोरियल अपान क्या होगा वन का फैक्टोरियल एन माइनस वन का फैक्टोरियल। और वन की पावर कुछ भी हो तो इसका मान वन ही होता है, और ये वन अपान एन। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे एन सी टू, वन की पावर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू वन होगी, और वन अपान एन स्क्वायर। एन सी थ्री तो एन का फैक्टोरियल, इसकी फार्मूला क्यों नहीं लगाए यहाँ, एन का फैक्टोरियल अपान टू का फैक्टोरियल एन माइनस टू का फैक्टोरियल। वन की पावर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू वन होगी, और वन अपान एन स्क्वायर। एन सी थ्री तो एन का फैक्टोरियल अपान थ्री का फैक्टोरियल एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। ठीक है, और वन की पावर कुछ भी हो तो इसका मान वन, और ये होगा वन अपान एन क्यूब प्लस डैश डैश ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इधर आपको लिखना है इसलिए मिटा नहीं रहे अभी ये सब। अब देखो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिखोगे एन का फैक्टोरियल, यहाँ भी एन जीरो से घट एन से जीरो से प्राइट होगा तो एन नहीं रहेगा, तो एन कट जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, तो क्या होगा वन अपान वन इंटू वन है, ये कट जाएगा इससे वन बचा, और वन इंटू वन तो वन ही रहेगा, और ये क्या होगा एन का फैक्टोरियल है तो इसको आगे लिखेंगे तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। जानते हो कि कहीं पे 10 का फैक्टोरियल हो तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, 9 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या है एन है तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख दिए। ऐसा क्यों लिख दिए इसको, ताकि नीचे से एन माइनस वन कट जाए ये इससे। ठीक है, एन टू वन अपान एन, तो एन से ये एन भी कट गया। ठीक है, ये वाला एन इस एन से कट गया। फिर क्या लिख दोगे एन को आगे कहाँ तक बढ़ा दो, एन माइनस वन एन माइनस टू तक बढ़ाओ, और आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दो तो एन माइनस टू भी कट जाएगा। तो क्या लिखोगे एन माइनस वन, अब एन माइनस टू, अब आगे नहीं बढ़ना है तो फैक्टोरियल लगा दो, नीचे क्या है टू का फैक्टोरियल लिखे रहो, एन माइनस टू का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट गया। अब ये क्या है वन अपान, ये क्या आएगा वन अपान एन स्क्वायर, ऐसे प्लस डैश डैश कर देते हैं। अब देखो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ये हो गया वन। अब ये क्या बचा, ये भी बचा वन अपान वन का फैक्टोरियल। अब ये इसमें क्या बचा, ये बचा है एन माइनस वन अपान ये एन इस दो का फैक्टोरियल एन स्क्वायर प्लस डैश डैश ऐसे बचा। अब क्या करेंगे लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ये वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल। अब ये एन स्क्वायर है तो एक एन तो कट इन जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा एन माइनस वन और ये टू का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस डैश डैश। अब क्या लिखेंगे लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखोगे एन कॉमन ले लेंगे तो वन और माइनस वन अपान एन अपान टू का फैक्टोरियल इंटू एन, तो ये एन इससे भी कट गया, एन कॉमन ले लिए तो एन कॉमन लिए तो एन से एक बचा, अब इसमें तो एन है नहीं तो वन अपान एन हो गया। ठीक है, अब प्लस डैश डैश। अब क्या लिखोगे लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल। अब एन टेन टू इन्फिनिटी रख दो तो वन माइनस वन अपान इन्फिनिटी रख दिया अपान टू का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश, इसको हटा दो अब जब एन के स्थान पर इन्फिनिटी रख दिए तो। ठीक है, अब क्या होगा वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल और वन माइनस। अब मोदी जी 1 रुपये दें और कहें 140 करोड़ रुपए बराबर बराबर बांट लो, तो लाइन लगा खड़े रहोगे छोड़ के चले जाओगे। 1 रुपये देते हैं और कहते हैं 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट के ले लो, तो प्रत्येक आदमी लाइन लगा के खड़ा रहेगा अपना हिस्सा लेने के लिए कि छोड़ के चला आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो वन अपान इन्फिनिटी क्या होगा 0।
1 रुपये को अनंत टुकड़े कर दोगे तो इतना छोटा मान आएगा जिसकी वैल्यू ना के बराबर है, यानी 0। तो 1 - 1 अपान इन्फिनिटी तो 0 होगा, तो 1 - 0 हो गया है ना, अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। तो ये क्या होगा 1 + 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, और 1 से 0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी बने रहेगा कि नहीं। तो 1/2 का फैक्टोरियल, तो आगे क्या आएगा 1/3 का फैक्टोरियल, आगे क्या आएगा 1/4 का फैक्टोरियल, डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखे थे शुरुआत में ई, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया ई, यही तो प्रूव करना था, राइट हैंड साइड लिख लो। जैसे अगला फार्मूला ये है, लिमिट दूसरा, प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0, ये x है या नहीं है, यहाँ इंक कहाँ से निकल रही है, लिमिट लिमिट x टेंड टू 0 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो अभी आप फार्मूला प्रूव कर चुके हो, अभी प्रूव किए हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू ई, यही ना प्रूव किए हैं। तो देखो यदि हम s के स्थान पर क्या लिख दें 1/n, तो क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 1/n कर देते हैं। तो ये इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, x/1 का उल्टा क्या होगा 1/x, और 1/n का उल्टा क्या होगा n/1, तो /1 लिखते नहीं हैं। अब यहाँ देखो व्हेन x टेंड टू 0, ये x टेंड टू 0 लेकर जब चलते हैं तो क्या होगा 1/0 टेंड टू n, या ऐसे लिख सकते हो कि n टेंड टू 1/0, तो n टेंड टू 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो यदि देखो s के स्थान पर यदि आप 1/n लिख दोगे तो 1/s के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा n, और ये s टेंड टू 0 किस में बदल जाएगा n टेंड टू इन्फिनिटी में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, s टेंड टू 0 के स्थान पर क्या लिख दोगे n टेंड टू इन्फिनिटी, n टेंड टू इन्फिनिटी, 1 + s के स्थान पे क्या लिख दोगे 1/n, तो 1/, हाँ तो 1/s के स्थान पे क्या लिखोगे फिर n, तो वही फार्मूला नहीं आ गया। तो इसके इस वैल्यू क्या, इसकी तो वैल्यू तो प्रूव कर चुके हैं, तो e लिख दोगे और बगल में फार्मूला लिख दोगे ये वाला कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1 + 1/n इज इक्वल टू 1/n की पावर n इज इक्वल टू ई होता है, हम प्रूव कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो कन्वर्ट करके दिखाना भर पड़ेगा कि ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी ये होगी, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा फार्मूला। और देखो देखो लिमिट x टेंड टू 0 1 + x/a की पावर a/x इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x/a, तो इस फार्मूले को अब इस फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 + x है, तो s/a को हम बाई मान लेते हैं, लेट x/a इज इक्वल टू क्या मान लिए बाई। तो जब s/a इज इक्वल टू बाई मान लिए तो इसको बाई को क्या लिख सकते हो आप, बाई/1 भी कर सकते हो कि नहीं। तो इसका उल्टा कर दो दोनों साइड का, तो x/a का उल्टा क्या होगा a/x के नहीं, तो बाई/1 का उल्टा 1/बाई हो जाएगा कि होगा। अब देखते क्या है कि व्हेन s टेंड टू 0, यहाँ इधर ये है, तो ये देखिए x टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा जब s टेंड टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं
एक्स टेंड टू जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई टेंड टू एक्स अपान ए है ना, तो एस के स्थान पे जीरो अपान ए तो जीरो रहेगा कि नहीं, तो बाई टेंड टू जीरो रहेगा। जब एस के स्थान पे जीरो रख दोगे तो एस टेंड टू जीरो बदल जाएगा बाई टेंड टू जीरो में, बाई टेंड टू जीरो, क्योंकि बाई की वैल्यू है एस अपान ए, एस के स्थान पे हम क्या पुट कर दिए जीरो, तो जीरो अपान ए, तो जीरो अपान ए जीरो होता है। तो इसका मतलब जब एस की एस टेंड टू जो जीरो है तो बाई के रूप में कन्वर्ट करोगे तब बाई टेंड टू जीरो आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा फिर, देन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा फिर, एस कौन सा लेफ्ट हैंड साइड, ये तो इसको मिटा देते हैं, तो पहले वाला है ना, इसको प्रूव कर रहे हैं ना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एस टेंड टू जीरो किस में बदल जाएगा, बाई टेंड टू, लिमिट क्या हो जाएगा, बाई टेंड टू जीरो। अब वन प्लस अब एस अपान ए को हम क्या मान लिए हैं, एस अपान ए को बाई ना, तो यहाँ लिख दिए बाई। अब फिर क्या है, ए अपान एस, तो ए अपान एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, वन अपान बाई। तो ये कौन सा फार्मूला अब लग रहा है इसमें, ये वाला देखो ना, यहाँ एस टेंड टू जीरो तो वन प्लस एक्स, जेड टेंड टू जीरो तो वन प्लस जेड की पावर वन अपान जेड, टी टेंड टू जीरो तो वन प्लस टी की पावर वन अपान टी, तो क्या है बाई टेंड टू जीरो वन प्लस बाई की पावर वन अपान बाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, ई। प्रूव हो गया ये भी। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एस टेंड टू जीरो वन प्लस एक्स अपान ए की पावर ए अपान एक्स इज इक्वल टू ई, ये भी होता है ऐसे। तो ये इसका प्रूफ हम कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ से इसका प्रूफ ये है, प्रूफ इसका प्रूफ तो यह है, यहाँ तक लिख लो। इसी के आगे एक और फार्मूला है, तो इसका तो रीजन तो लिख लिए ना, कि इसका रीजन ये वाला दोगे कि हम ये फार्मूला प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट एस टेंड टू जीरो और वन प्लस एस की पावर वन अपान एस इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। इसलिए हम इसके स्थान पे ई लिख दिए, ठीक है। अब देखो चौथा फार्मूला ये है, प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स, ये प्रूव करना। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू वन प्रूव करना, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लिमिट क्या हुआ, एक्स टेंड टू जीरो लिख लो ई की पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लेट ई की पावर एस माइनस वन को बाई मान लेते हैं। तो वैन एस टेंड टू जीरो तो क्या होगा, ई की पावर जीरो माइनस वन इज इक्वल टू बाई। तो ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन होती है कि नहीं, किसी भी टर्म की पावर जीरो तो वन, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू बाई। तो जीरो इज इक्वल टू बाई, इसी को हम बाई टेंड टू जीरो भी लिख सकते हैं। बाई का मान जीरो की ओर अग्रसर है, तो या कि यहाँ ऊपर ऐसे लिख सकते थे कि जब एस टेंड टू जीरो तो बाई टेंड टू क्या लिखोगे, ई की पावर जीरो माइनस वन, तो बाई टेंड टू ई की पावर जीरो तो वन माइनस वन, तो बाई टेंड टू क्या है जीरो, क्योंकि एस जीरो की ओर टेंड हो रहा है, यहाँ एस इक्वल नहीं है तो यहाँ इक्वल भी नहीं होगा, टेंड है यहाँ ना, एस की वैल्यू जीरो की ओर टेंड हो रही है, ठीक है, एस की ओर जा रही है, एस की ओर घटते घटते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई इज, यदि एस इज इक्वल टू जीरो होता तब बाई इज इक्वल टू यहाँ होता है, जब एस टेंड टू जीरो है तो यहाँ बाई टेंड टू होगा, क्योंकि हम इसमें बाई इज इक्वल टू ई की पावर एस माइनस वन, तब बाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एस टेंड टू जीरो, इसलिए यहाँ बाई टेंड टू लिखिए। यदि एस इज इक्वल टू जीरो रखते तो यहाँ पे क्या लिखते, फिर हम बाई इज इक्वल टू ई की पावर जीरो माइनस वन लिखते, ठीक है। होता वही उसका मीनिंग है, परंतु यहाँ पे टेंड लिखा है तो यहाँ टेंड ही लिखोगे, ठीक है। तो बाई टेंड टू जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एस टेंड टू जीरो किस में बदल जाएगा, बाई टेंड टू जीरो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एस किसकी ओर जाए, जैसे मान लो ई की पावर एस माइनस वन के स्थान पे तो बाई लिख दिए, यहाँ बाई टेंड टू जीरो हो गया, तो एस को भी ना लिखना पड़ेगा बाई के फॉर्म में,
तब एस की वैल्यू निकालना पड़ेगा आप। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, ये -1 को इधर ले आओ, तो e की पावर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + y हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, e की पावर एस इज इक्वल टू 1 + y। ठीक है। अब एक फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये जानते हो फार्मूला, लॉग के 3 नियम। log m की पावर n है, log m की पावर n है तो n log m हो जाता है। ठीक है। तो s की वैल्यू लेने के लिए, निकालने के लिए, और ये भी जानते हो कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो इसको लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 81 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। जैसे मान लो आपके पास है 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो इसको लिख सकते हैं log 64 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो यदि मान लो आपके पास क्या आ गया, e की पावर 1 इज इक्वल टू ई होगा कि नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1। e की पावर 0 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ टेकिंग log ऑन log, दोनों साइड का log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा log e की पावर s log 1 + y, दोनों साइड का log ले लिए। तो जो पावर, ये वाला फार्मूला लग गया, जो पावर में होता है log के पहले आ जाता है, तो यानी log m, तो यहाँ पे क्या होगा s log e, क्या आ जाएगा x log e। अब log e है यहाँ, तो बेस में कुछ नहीं होता तो e माना जाता है। जैसे मान लो कहीं पर कोई नंबर लिखा 24, तो क्या कहोगे इसको +24 के -24, प्लस कुछ नहीं लिखा तो प्लस माना जाता है। तो यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा, बेस e है। क्या माना जाएगा, बेस e है। तो ये जानते हो log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये log ऑफ 1 + y तो लिख दोगे, पर यहाँ क्या लिखोगे, ये हो जाएगा x × 1, x × 1 इज इक्वल टू log 1 + y। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू होगा log 1 + y। तो यहाँ s के स्थान पे लिख दोगे log 1 + y। तो जब e की पावर s - 1 के स्थान पे y लिख दोगे, तो s के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, log ऑफ 1 + y। और s टेंड टू 0 किस में बदल जाएगा, y टेंड टू 0 में। देन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड जो s टेंड टू 0 है, e की पावर s - 1/s किस में बदल जाएगा, लिमिट y टेंड टू 0, ये हो जाएगा y/s के स्थान पे लिख दोगे क्या, log 1 + y। ठीक है। e की पावर s - 1 के स्थान पे y, और इसके s के स्थान पे क्या लिख दिया, log 1 + y। ठीक है। अब एक फार्मूला भी आप जान चुके हो कि 1 + y की पावर 1/y इज इक्वल टू होता है e, लिमिट y टेंड टू 0। ही प्रूव किए हैं कि नहीं, ये है 1 + y 1/y, 1 + x 1/s इज इक्वल टू e होता है। तो यहाँ क्या है, 1 + y है, पावर में क्या आ जाए 1/y, तो इसकी वैल्यू e हो जाएगी कि नहीं। तो पावर में हमको किसकी ज़रूरत है, 1/y की, पावर में किसकी ज़रूरत है, 1/y की ज़रूरत है। 1 + y है, पर पावर में आ जाए 1/y, तो e हो जाएगा उसकी वैल्यू कि नहीं। तो यहाँ है तो नहीं पावर में 1/y, तो जो पावर में कौन जाता है, जैसे मान लो यहाँ n log m है, n log m है, तो जो log के पहले होता है वो पावर में चला जाता है, log m की पावर n, log के पहले जो होता है वही पावर में जाता है। तो हमें पावर में किसकी ज़रूरत है, 1/y की, तो log के पहले 1/y होना जरूरी है। तो 1/y आएगा कैसे, log के पहले तो 1/भर है, तो क्या करना पड़ेगा, y से डिवाइड, तो y से डिवाइड डिनोमिनेटर को करोगे तो न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दो, करोगे क्यों, क्योंकि log के पहले 1/y आएगा तो वही पावर में चला जाएगा इस फार्मूला से, यानी log m रहता है तो log m की पावर n हो जाता है। तो जब पावर में चला जाएगा तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, 1 + y की पावर 1/y, y टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू e होती है। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, y से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो लिमिट y टेंड टू 0, ये y/y, ये होगा 1/y, log 1 + y ऐसे।
तो ये बाई बाई कट गया तो 1 बचा कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट बाई टेंड टू 0, ये 1 अपान, ये क्या होगा log 1 प्लस बाई की पावर 1 अपान बाई। ठीक है, क्या हो गया 1 प्लस बाई की पावर 1 अपान बाई। तो इतने की वैल्यू क्या हो गई, इतने की वैल्यू फार्मूला ये वाला बाई टेंड टू 0 1 प्लस बाई की पावर 1 अपान बाई इज इक्वल टू ई। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपान log ऑफ ई हो गया। अब यहाँ बेस कुछ नहीं रहता तो क्या मान लिया जाता है ई, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1 है 1, और 1 आ गया तो ये क्या है राइट हैंड साइड। ये तो एक दूसरे से जुड़ी कड़ी है कि नहीं है, उसके बाद बताए थे जो सबका यूज होता जा रहा है। लिखो, तो क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ने से ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पाता आदमी, सब नई नई चीज़ लगता है, और सब 11वीं की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब स्कूल वाले भी क्या है कि सब ये डिटेल पढ़ाने लगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डायरेक्टर वहाँ पे प्रिंसिपल जो होते हैं वो कहते हैं कि इतने टाइम तक इतना चीज़ कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, बहुत छुट्टी भी पड़ जाती हैं, तो कम टाइम होने की वजह से वे आप जैसे किताब में दिया है वैसे सब पढ़ा दिए, तो ये सब बहुत छोटी छोटी छुट्टी रहती हैं दाएँ बाएँ। अब आगे यदि आप सब चीज़ पढ़ के नहीं जाओगे आगे तो आप कमज़ोर हो ही जाओगे फिर। ये नोट्स सब बना लो, इनको अच्छे से तैयार कर लो, जब वो आएंगे तो इन सबको पूछना, आप देखना कितने लोगों से बनता है, बशर्ते इनको तैयार कर डालो आप ये गर्मी में रहेगी। तो सब पूरा पढ़ो, पूरे समय रिवीजन करते रहो, 16-18 घंटे घर में कंटिन्यू पढ़ो, उनसे आगे हो जाओगे। ये मार्कर को यहाँ छोड़ेंगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन यही मार्कर को ले जाके भोपाल में छोड़ेंगे तब भी गिरेगा। ठीक है, दिल्ली में छोड़ेंगे तब भी गिरेगा, कोटा में छोड़ेंगे तब भी गिरेगा, अमेरिका में छोड़ेंगे तब भी गिरेगा। सिद्धांत है गिरना, अट्रैक्शन की वजह से। तो वो क्या है सीक्रेट जो है सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, अधिक से अधिक टाइम का सदुपयोग करना। ये नहीं करोगे कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, कोटा चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं 4-4 बजे तक। ठीक है, घर वालों से छूट रहती है तो वे थोड़ी है कि आप कोटा चले गए तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बन के लौटेंगे, लोटा लेके लौटते हैं अधिकांश। अरे हम देखते हैं यदि यहाँ लड़के टेस्ट जब लेते हैं तो 37 नंबर पाते हैं, पूरे साल 45 से ऊपर पौवे नहीं किए और लास्ट में कोटा चले जाते हैं। और कोटा जाने की वजह ये होती है उनके मम्मी पापा भी नंबर 2 का पैसा कमाते, तो उसका दुरुपयोग होना है किसी न किसी रूप में, तो भेजवे करेंगे, वे गलत डिसीजन तो लेवे करेंगे ना, क्योंकि किसी के तब हड़प के रखे ना घर में, तो उसका दुरुपयोग होना है किसी न किसी रूप में। कहीं उनको पता नहीं है घर वालों को कि लड़का क्या किस पोजीशन में है अभी, तब भेजते क्यों हैं? वो अब तामसी बुद्धि हो जाती है उनकी ऐसी। हाँ, पटवारी हो गए, सरपंच हो गए, नंबर 2 का पैसा कमा के रखें, तो उसका दुरुपयोग तो होना है किसी न किसी रूप में।